एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टॉल। आज मैं आप सभी के लिए लेके आ गई हूँ घटना चक्र, जो कि घटना चक्र पूर्वावलोकन आता है बीपीएससी के लिए। बीपीएससी का ये PYQ है, तो क्योंकि आप जानते हैं कुछ ही दिन में नोटिफिकेशन भी आ जाएगा बीपीएससी का, तो हम लोग चलते देखते हैं बीपीएससी के सब्जेक्ट वाइज हम लोग करेंगे इसमें, जिसमें आज हम लोग भारतीय इतिहास का, प्राचीन भारत का इतिहास हम लोग देखेंगे। PYQ है, इसमें पूरे आपको 39 से लेके 67 तक आपको इसमें PYQ मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले हैं? ये आपको मिले हैं मेहरगढ़ से। कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़ से। ठीक है, इसके हम लोग एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में पशुपालन एवं कृषि का प्रारंभिक स्तर मेहरगढ़ से को जाना जाता है। 7000 से 5500 ईसा पूर्व यानी BC जो बोलते हैं, बिफोर कॉमन एरा के मध्य मानव बसाव का क्षेत्र था। कुछ विद्वान मेहरगढ़ में पशुपालन का काल 8500 ईसा पूर्व से मानते हैं। नवीनतम खोज के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर है। देखिए, ये जो नवीनतम खोज किया गया है, नया जो डेटा है, उसके अकॉर्डिंग क्या है आपका? उत्तर प्रदेश का संत कबीर नगर जिला का स्थित लहुरा देव है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे हम लोग। अगर ऑप्शन में लहुरा देव दिया रहेगा तो यही आपका आंसर होगा। यहाँ से 7000 ईसा पूर्व से 9000 ईसा पूर्व के मध्य मानव के बसने तथा निश्चित तौर पर 6400 ईसा पूर्व के चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज की पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित। यहाँ से 7000 से 5500 ईसा पूर्व गेहूँ के साक्ष्य मिले। इसके साथ ही चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोल्दी हवा है, जो कि कहाँ है? चावल के साक्ष्य वाला स्थल कहाँ है? कोल्दी हवा, जो कि प्रयागराज जिले में बेलन नदी के तट पर है। ठीक है, कई बार ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिया जाते हैं किस नदी के तट पे, तो ये बेलन नदी के तट पे, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसको कैलकुलिथिक युग भी कहा जाता है? कैलकुलिथिक युग किसको कहा जाता है? ताम्रपाषाण, यानी जिसमें कॉपर और आपका स्टोन दोनों यूज हुआ है, जिसको कैलकुलिथिक युग कहते हैं। ताम्रपाषाण युग को कैलकुलिथिक युग कहा जाता है। इस संस्कृति में तांबे के औजार के साथ पत्थर के बने हुए भी उपकरण मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन में किस रंग का उपयोग हुआ है? तो ये लाल रंग का उपयोग हुआ है। ठीक है, रेड कलर। हड़प्पा निवासी मिट्टी के बर्तनों का व्यापक पैमाने पर निर्माण करते थे। प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से चलित चाक, जो पैर से चलाते हैं, जैसे पहले के वो आते थे कपड़ा सिलने वाला मशीन, वो भी पैर से चलाते थे, देखा होगा आपने, उसी टाइप से चलाते थे इसको भी। परिपक्व हड़प्पा के दौर में हाथ से चलित चाकों का प्रयोग किया जाने लगा था। डिजाइन के आधार पर इन बर्तनों को दो श्रेणियों में बांटा था, एक तो बिना डिजाइन वाले बर्तन तथा दूसरे चित्रित मृदभांड। ठीक है, मृदभांडों को बनाने वाली मिट्टी में रेत का मिश्रण किया जाता था, जिनको पकाने पर यह हल्के भूरे लाल रंग के रूप ग्रहण कर लेते थे। इन मृदभांडों के ऊपर हिस्सों में लाल रंग की पुताई की जाती थी। ऊपर में क्या करते थे? रेड कलर का पेंट करते थे, और निचले हिस्से में काले कलर का पेंट कर देते। ठीक है, अंदर में ब्लैक और ऊपर में रेड। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पलता है? तो ये आपका पलता है आर्य ऐतिहासिक काल में। कब पलता है? आर्य ऐतिहासिक काल में। ऐतिहासिक काल का निर्धारण पठनीय लेखन कला के ज्ञान के आधार पर किया जाता है। ठीक है, देखिए, हिस्ट्री को डिवाइड किया गया अलग अलग टाइम में। ऐसा टाइम जिस टाइम 3 टाइम में डिवाइड किया गया, जो कभी पढ़ा नहीं गया, फिर जिसके बारे में मतलब कोई ज्ञात है ही नहीं, कोई लेखन कला है ही नहीं। दूसरा में लेखन कला है बट पढ़ा नहीं गया। ठीक है, तो ये उसी में सिंधु का सभ्यता आर्य ऐतिहासिक काल में आता है, जिसमें लेखन कला तो है बट इसको पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, लेखन कला ज्ञान तो है परंतु इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड। सिंधु सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो ये आपकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? पक्की ईंटें से बनी इमारत। पक्की ईंटें से बनी इमारत इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। ठीक है, सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। यहाँ नगर और कस्बे एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए जाते थे। पक्की ईंट से बनी इमारत में मोहनजोदड़ो, जो कि का विशाल स्नानगार व अन्नागार प्रमुख है। इनकी सतह पक्की ईंटों की है, जिससे जिप्सम तथा मोल्डर द्वारा जोड़ा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो हड़प्पा का बंदरगाह कौन है? लोथल। हड़प्पई नगर लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के है। कौन सा? लोथल भोगवा। लोथल भोगवा नदी के किनारे पे आपका है, जो कि अहमदाबाद जिले में है।
ठीक है। और ये आपका क्या है, बंदरगाह है, पोर्ट है। यहाँ का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि हड़प्पाकालीन बंदरगाह है। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा स्थल गुजरात में है? तो ये आपका कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में है? आपका ए लोथल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे हड़प्पाकालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? यह आपका प्राप्त हुआ बनावली से। टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है बनावली से। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित है बनावली से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं? तो जूते हुए खेत कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं। जूते हुए खेत कालीबंगा। प्रश्न का हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में से खंबार की खाड़ी के निकट लोथल से गोदीबाड़ा के साक्ष्य मिले। कहाँ है लोथल? खंबार की खाड़ी के पास। ठीक है, राजस्थान के हनुमान गलजीरे से घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा कहाँ है? घग्गर नदी के किनारे है। ठीक है, और लोथल आपका खंबार की खाड़ी। गुजरात के धौलीवाड़ा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाले एक शिलालेख मिले। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से पक्की ईंटों के बने हुए हल मिले हैं। ठीक है, ये अभी हमने क्वेश्चन में देखा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित है? तो ये कौन है? ऑप्शन देखिए, डी आपका वी.ए. स्मिथ इसका आंसर है। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का सर्वेक्षण किया। वर्ष 1926-27 से 23-34 में माधव स्वरूप वत्स हड़प्पा वी के उत्खनन कार्य से संबंधित है। ठीक है, मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1922 में हुई है। कब हुई है मोहनजोदड़ो की खोज? सर्वप्रथम 1922 में राखल दास बनर्जी ने की है। ठीक है, देखिए हड़प्पा की दयाराम साहनी 1921 और मोहनजोदड़ो की 1922 राखल दास बनर्जी, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके पुरातात्विक महत्व ये हो गया। ठीक है, इनके अतिरिक्त कुछ अन्य विद्वान हैं, के.एन. दीक्षित, अर्नेस्ट मैके, ओरेल स्टीन, ए घोष, जे.पी. जोशी आदि ने सभ्यता की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अतः स्पष्ट है कि वी.ए. स्मिथ हड़प्पा सभ्यता की खोज से संबंधित नहीं रहे हैं। ठीक है, ये इनसे संबंधित नहीं है। ये कौन है? ये भारतविद तथा कला इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध है। ठीक है, बोगस गई का महत्व इसलिए है कि बोगस गई किस लिए इम्पोर्टेंट है? तो ये आपका आंसर क्या होगा? वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी और देवताओं का वर्णन मिलता है। देखिए ये बीपीएससी 39 बीपीएससी में पूछा गया है। बोगस गोई का महत्व इसलिए है क्योंकि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें किसका उल्लेख है? वैदिक देवी देवताओं का वर्णन मिलता है। बोगस गोई एशिया माइनर में है। 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के कुछ अभिलेख मिले हैं। ठीक है, इस अभिलेख में ऐसे राजाओं का उल्लेख है जिनमें नाम आर्यों जैसे थे, जैसे जो संधियों के साक्ष्य तथा रक्षा के लिए इंद्र, मित्र, वरुण, नासाते देवताओं का आह्वान करते थे। इससे ज्ञात होता है कि वैदिक आर्य ईरान से होकर ही भारत आए होंगे। ठीक है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी पर लड़ा गया था? तो ये पुरुषनी रावी नदी पर लड़ा गया था। 10 राजाओं का युद्ध पुरुषनी रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। इसमें भरतों के राजा सुदास ने 10 राजाओं का एक संघ को हराया था। इस संघ में आर्यों के प्रमुख जन अनु, दुहु, यदु, पुरु, तुरुस, ये 5 लघु जनजातियों का समूह सम्मिलित था, जिसको पुरोहित विश्वामित्र थे। जिसके पुरोहित कौन थे? विश्वामित्र थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ये आपका समर्पित है 9वां मंडल। ऋग्वेद में सोम को समर्पित मंडल है 9वां मंडल। देखिए आपने अगर थ्योरी पढ़ा हुआ है, लूसेंट पढ़ा हुआ है, तो ये एक तरह से आपका रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए क्विक हम लोग देखते चलेंगे। ठीक है, ये एक तरह से आपका रिवीजन है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। ठीक है, 9वें मंडल में सभी 114 मंत्रों में सोम को समर्पित है। देखिए ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल तो आपका है ही, 9वें मंडल में क्या है? आपका सोम देवता को समर्पित है। ठीक है, और उसमें 114 मंत्र टोटल सोम को समर्पित है। सोम आर्यों का मुख्य पेय था, जिसे मुजवंत पर्वत से प्राप्त किया था। कहाँ से प्राप्त किया गया था? सोम आर्यों का मुख्य पेय था, इसे मुजवंत पर्वत से प्राप्त किया गया था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में चारों वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख है। देखिए एक्सप्लेनेशन देखना जरूरी इसलिए है कि कहीं एक्सप्लेनेशन से अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनते हैं तो वो अगर आ जाते एग्जाम में तो हमें ईजी हो। ठीक है, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः समर्पित है। अभी हमने देखा सोम के लिए समर्पित है, सोम देवता। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो ये मिलता है ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में किस में? ये आपका 3रे मंडल में वर्णित है। ठीक है, 3rd मंडल में, 10 मंडल में 3rd मंडल में आपका गायत्री मंत्र है, 9th मंडल में सोम है।
किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? वैशेषिक ने। ठीक है, किसने किया था? वैशेषिक ने। महात्मा बुद्ध के पहले के कार्य के हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे था। वैशेषिक दर्शन के अनुसार सृष्टि का निर्माण अणु से हुआ है। वैशेषिक दर्शन के अनुसार क्या हुआ है? सृष्टि का निर्माण अणु से हुआ। महर्षि कणाद इस दर्शन के प्रवर्तक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था कुंदग्राम में। महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंदग्राम में, या कुंदलपुर भी कहते हैं जिसको, जो कहाँ है? बिहार के वैशाली में है। लगभग 599 ईसा पूर्व में हुआ था। उनकी माता थी त्रिशरा, जो कि वैशाली के लिच्छवी जो गणराज्य हैं उनकी प्रमुख चेतक की बहन थी। ठीक है, बहन थी। कई बार ऑप्शन में माँ देख के कंफ्यूज किया जाता है, ये माँ या बेटी, ये देख लीजिएगा, चेतक की बहन थी। ठीक है, तथा पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक क्षत्रिय के संघ के प्रधान थे। उनके बड़े भाई नंदीवर्धन थे। कुछ प्राचीन संस्करण की एनसीईआरटी पुस्तक में महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व भी उद्धृत है। ठीक है, तो अगर आप 599 या 540 दोनों मानते तो दोनों सही होगा। इसी आधार पर अनेक अन्य प्रकाशनों में यही जन्म तिथि अपनी पुस्तकों में अंकित कर दिया, जिससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई। महावीर स्वामी की सही जन्म 599 ईसा पूर्व है, जो कि उचित है। ठीक है, तो ये आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा, जो आए वो उसके अकॉर्डिंग आप दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? तो महावीर जैन की मृत्यु पावापुरी में हुई है। महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंदग्राम में हुआ था। उनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक क्षत्रियों के संघ प्रधान थे, जो वज्जी संघ का एक प्रमुख सदस्य था। 527 ईसा पूर्व के लगभग 72 वर्ष की आयु में राजगृह के समीप स्थित पावापुरी, राजगृह राजगीर, वहाँ स्थित पावापुरी जगह है, वहाँ पे उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था। भगवान महावीर के प्रथम शिष्य थे, ये थे आपके जमाली, जो कि उनके दामाद थे। ठीक है, उनकी बेटी थी प्रियदर्शना, उनके पति थे। ठीक है, भगवान महावीर का जन्म क्षत्रिय वंश में सिद्धार्थ ने यहाँ 599 ईसा पूर्व में हुआ था। उनकी पत्नी का नाम यशोदा था। उनसे प्रियदर्शना नामक एक पुत्री उत्पन्न हुई थी। उस पुत्री का विवाह जमाली नाम के क्षत्रिय से हुआ था। ठीक है, जो बाद में महावीर स्वामी के अनुयायी बन गया और ये उनका प्रथम शिष्य भी था। जमाली ने बाद में महावीर का विरोध किया और बहुरूपवाद नामक एक नए संप्रदाय की शुरुआत की। किसने की? जमाली ने। उनके दामाद ने बाद में विरोध किया और बाद में एक नया संप्रदाय शुरू किया, बहुरूपवाद। ठीक है, 11 अन्य प्रधान शिष्य जिन्हें गंधर्व कहा जाता है निम्न प्रकार के थे। कौन कौन थे? तो इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति, तीनों भाई थे। ठीक है, आर्यवक, सुधर्मन नाम कई बार आया होगा, मंदिक पुत्र, मौर्य पुत्र, अकिम, अक्षर, मैत्रेय। ठीक है, जो कि बुद्ध का अगला जन्म माना जाता है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कराता है? ये आपका 14 पूर्व है। ठीक है, 14 पूर्व प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। 14 पूर्व प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। ठीक है, अंतिम नंद राजा के समय में संभूति विजय तथा भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष थे। ये महावीर दत्त द्वारा प्रदत्त 14 पूर्व के विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वों के विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति कौन थे? ये आपके भद्रबाहु थे। आपके 12 अंगों में जैन सिद्धांतों का संग्रह प्रथम जैन सभा में किया गया था। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो ये दिया था आपका सारनाथ में। पहला धर्म चक्र परिवर्तन दिया था आपका सारनाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, 6 वर्ष के आपकी साधना के पश्चात 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि में पीपल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ज्ञान प्राप्ति के बाद ही वे बुद्ध कराए थे। ठीक है, कितने वर्ष की अवस्था के बाद उनको तपस्या के बाद ज्ञान प्राप्ति हुआ था? 6 वर्ष की, यानी 35 वर्ष टोटल हो गए थे उनके, तब उनको वैशाख पूर्णिमा की रात्रि पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। ज्ञान प्राप्ति के बाद ही वे बुद्ध कराए। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मठ का प्रचार किया। उरुवेरा से वे सबसे पहले ऋषिपत्तनम, यानी वर्तमान में सारनाथ को ही पहले ऋषिपत्तनम कहते थे, आए। यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया। कितने को दिया? 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया। यह प्रथम उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन कर रहा था। यह उपदेश दुख के कारण दुख का अंत, उनके समाधान से संबंधित था। इसे 4 आर्य सत्य भी कहा जाता है। ठीक है,
आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पार्ट 2 कल जल्दी आ जाएगा। जल्दी से वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए अपने दोस्तों के साथ। तो जल्दी हम नेक्स्ट वीडियो बना देंगे और इस तरह से हमारा कंटिन्यूस सीरीज़ रहेगा। थैंक यू।